गुरुवार की शाम को जब विनय दफ्तर से घर आए तो निवेदिता का मुंह आज फिर गुस्से से लाल हुआ था। उन्होंने अपने माँ पापा को ड्राइंग रूम में उदास बैठे देखा तो उन्हें तुरंत अंदाजा हो गया कि क्या हुआ होगा। पापा आलोक, माँ सुषमा ने उन्हें आता देख दीर्घ निश्वास लेकर फीकी सी मुस्कुराहट लिए देखा। विनय ने पूछा, तबीयत तो ठीक है ना? दोनों ने हाँ में बस गर्दन हिला दी। निवेदिता वहीं खड़ी सबको घूर रही थी। विनय को देख उसने त्योरियां चढ़ा ली। पानी चाय कुछ नहीं पूछा। विनय के छोटे भाई विभोर की पत्नी छाया रसोई घर से निकलकर आदरपूर्वक बोली, भैया आप फ्रेश हो जाए, मैं चाय लाती हूँ। विनय ठीक है कहकर फ्रेश होने चले गए। वे समझ गए थे आज निवेदिता ने कुछ हंगामा किया होगा। माँ पापा विभोर छाया सबको बेकार के ताने दिए होंगे। अपनी मुंहफट झगड़ालू पत्नी के व्यवहार से वे मन ही मन दुखी ही रहते थे। विनय एक एमएनसी के अच्छे पद पर थे। कोई आर्थिक तंगी नहीं थी। घर में फुल टाइम मेड माला थी। तब भी निवेदिता किसी को सुनाने का मौका नहीं छोड़ती थी। उसे हमेशा इस बात पर चिढ़ होती थी कि विनय अपने परिवार पर अच्छा खासा खर्च करते हैं। विनय का कहना था कि उनकी जिम्मेदारी है, वे उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। निवेदिता का मायका भी उसी के शहर में था, जहाँ से उसे यही सब सीख मिलती थी कि अलग रहने पर वह दोनों बच्चों अथर्व और आरुषि के साथ ज़्यादा आराम से रह सकती है। आलोक जी रिटायर हो चुके थे। उनकी पेंशन पर निवेदिता की नज़रें रहती थी तो विनय को गुस्सा आ जाता। कहते, तुम्हें किस बात की कमी है? वे पापा के पैसे हैं, उन्हें वे जहाँ चाहे खर्च करेंगे। कोई भी त्योहार कोई मौका हो, वे कभी हम सबको कुछ न कुछ देने का मौका नहीं छोड़ते। इस पर निवेदिता हमेशा यही कहती, तो उन्हें देना भी चाहिए, सारा खर्च हम ही तो उठा रहे हैं। ये सब बातें सोचते सोचते ही विनय फ्रेश हो व कपड़े बदल कर आए। बच्चे भी आ गए थे। विभोर भी आ चुका था। छाया ने सबके लिए चाय नाश्ता लगाया। निवेदिता मुंह फुलाए बैठी रही, किसी से कुछ नहीं बोली। छाया फिर रसोई घर में जाकर माला के साथ मिलकर डिनर की तैयारी में जुट गई। रात को सोते समय निवेदिता ने पुराना राग छेड़ दिया, विनय आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? आगे बच्चों के खर्चे बढ़ेंगे, हमें वह सब भी तो सोचना है। मैं यही तो कह रही हूँ कि हम कहीं एक घर ले लेते हैं। अब विभोर को संभालने दो यहाँ के खर्चे। क्या हमेशा हम ही संभालते रहेंगे सब कुछ? मैं थक गया हूँ रोज रोज की तुम्हारी इन बातों से निवेदिता। अब मैं सोना चाहता हूँ, कहकर विनय ने करवट ले ली। निवेदिता थोड़ी देर गुस्से में बुदबुदाती रही, फिर वह भी सोने की कोशिश करने लगी। निवेदिता विनय को अलग रहने के लिए मजबूर करती है, यह बात सब ने महसूस की थी। एक दिन आलोक जी ने ही कहा, विनय निवेदिता बहू जो कह रही है मान जाओ, तुम अलग। विनय ने पापा की बात पूरी नहीं होने दी। नहीं पापा, ये असंभव है, मैं अपने परिवार से अलग नहीं हो सकता। बेटा, बड़ी बहू सबसे नाराज ही रहती है, अलग रहकर वह खुश रह ले तो क्या बुरा है। हम सब दूर थोड़े ही हो जाएंगे, बस यहीं आसपास कोई घर देख लो। फिर सबके बहुत जोर देने पर, बहुत विचार विमर्श के बाद विनय मजबूर हो गए और उन्होंने बहुत पास ही में एक घर खरीद लिया। निवेदिता की मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। अथर्व और आरुषि नहीं जाना चाहते थे नए घर में। वे भी विनय की तरह उदास थे। अब घर तो दो थे, पर विनय और बच्चों का अधिकतर समय माँ पापा के साथ ही बीतता था। निवेदिता अकेले ही खुश थी। एक दिन विनय ने दफ्तर से आकर बताया, मुझे प्रमोशन मिल रहा है, नेशनल मैनेजर के पद पर पुणे में पोस्टिंग होगी। सुनकर निवेदिता और बच्चे बहुत खुश हुए। विनय ने आगे कहा, पर एक समस्या है। आरुषि की नई नई नौकरी है और अथर्व का कॉलेज है। बच्चों को इस समय शहर बदलना मुश्किल हो सकता है। मेरे रिटायरमेंट में भी अभी 4 साल ही बचे हैं, वापस यहीं आना है फिर। अथर्व आरुषि समझदार बच्चे थे। आरुषि ने कहा, पापा आप अकेले कैसे रहेंगे वहाँ? आप मम्मी को ले जाओ, हम दादा दादी के पास रह लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है पापा।
निवेदिता नहीं चाहती थी बच्चों को उस घर में किसी से ज़्यादा लगाव हो। फौरन बोली, ऐसा करते हैं आप ही चले जाओ, हम लोग आते जाते रहेंगे और आपका तो टूर चलता रहेगा ना। हाँ, अब तो पूरा इंडिया कवर करना है। तो ठीक है, लखनऊ टूर रहेगा तो घर आना होता ही रहेगा। हाँ, ये ठीक है, आप ही शिफ्ट करना। विनय पत्नी का मुंह देखते रह गए। निवेदिता के साथ न जाने का कारण वे अच्छी तरह समझते थे। पत्नी की नस नस से वे वाकिफ थे। उन्हें दुख हुआ, वे नए शहर में हर चीज़ का इंतज़ाम कैसे करेंगे। इस बात की निवेदिता को ज़रा भी चिंता नहीं हुई। विनय ने माँ पापा के घर जाकर होने वाले प्रमोशन के बारे में बताया, आगे की प्लानिंग के बारे में भी बात की। उन्होंने शुभकामनाओं की झड़ी लगा दी। सुषमा ने उदास स्वर में कहा, पर बेटा इंतज़ाम करना मुश्किल होगा अकेले। निवेदिता को ले जाओ, बच्चों को हम देख लेंगे। विनय ने दुखी होते हुए कहा, माँ निवेदिता को यहीं रहना है। ये सुनकर सब चुप हो गए। आलोकनाथ जी ने पूछा, जाना कब है? अगले महीने। सब उदास तो थे, लेकिन विनय एक बड़े प्रमोशन पर जा रहे हैं, इस बात की खुशी भी थी। पुणे जाने के दिन करीब आ रहे थे। निवेदिता के दिमाग में फिर एक फितूर आया। विनय, आपके माँ पापा का जो घर है, मैं सोच रही हूँ आप उसमें से अपना हिस्सा पापा से मांग ले। विनय बुरी तरह नाराज़ हुए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये बात कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्यों? तुम्हारा हिस्सा तो बनता है उस घर में। अपना हक लेने की तो बात कर रही हूँ। आगे से कभी यह बात छेड़ने की कोशिश करना भी मत। नहीं, मैंने सोच लिया है, हम अपना हिस्सा लेंगे उस घर में। निवेदिता, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, इस तरह की बात सोचना भी मत, ये कभी नहीं होगा। नहीं, तुम्हें करना पड़ेगा। विनय ने निवेदिता को डांटा। बकवास बंद करो निवेदिता। निवेदिता ने क्रोध भरी नज़रों से उन्हें घूरते हुए कहा, आपको मेरी बात नहीं माननी है तो मुझे भी नहीं करनी आपसे बात। तो ठीक है, मत करो, शांति से जीने दो मुझे। अथर्व और आरुषि अपने कमरे में सारी बात सुन रहे थे। आरुषि ने बाहर आकर कहा, मम्मी आप कैसी बातें करती हैं, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। निवेदिता चिल्लाई, चुप रहो तुम और जाओ यहाँ से। आरुषि चुपचाप दुखी होकर अपने कमरे में चली गई। निवेदिता के गुस्सैल और लालची स्वभाव से तीनों दुखी ही तो रहते थे। जिस दिन विनय को जाना था उस दिन भी निवेदिता ने उनसे ठीक से बात नहीं की। वह मुंह फुलाए इधर उधर घूमती रही। विनय सबसे मिलकर पुणे के लिए रवाना हो गए। पुणे पहुंचकर विनय को उसी शहर में एक अच्छी सोसाइटी में कंपनी की तरफ से 3 बेडरूम फ्लैट रहने के लिए मिला, जो पूरी तरह से फर्निश था। उनका ऑफिस पुणे इलाके में था। उनकी बराबर की बिल्डिंग में उसी कंपनी के एक मैनेजर अब है और उनकी पत्नी स्वाति और 2 बच्चे अदिति और ईशान रहते थे। अभय के परिवार से मिलकर विनय खुश हुए। अभय की कार से ही विनय ऑफिस जाने लगे। विनय ने रसोई घर के सामान की पूरी जानकारी स्वाति से ले ली थी। स्वाति ने अपनी मेड सुनंदा को विनय के यहाँ भी काम पर लगा दिया था। विनय का पूरा परिवार विनय से फ़ोन पर कांटेक्ट में रहता था। उनके रहने, खाने पीने के इंतज़ाम के बारे में पूछता रहता था। निवेदिता ने जब भी बात की बहुत ही रूखे ढंग से की। उसकी अब भी वही जिद थी। कई बार वो फ़ोन पर ही घर में हिस्से की बात पर लड़ पड़ती। निवेदिता की छोटी बहन ज्योति पुणे के ही एक शहर में रहती थी। विनय की शनिवार की छुट्टी होती थी। ज्योति अपने पति आकाश और बेटे विशाल के साथ अक्सर मिलने आ जाती थी। कई बार उन्हें गाड़ी और ड्राइवर भेजकर शनिवार को बुलवा लेती थी और रविवार की शाम को पहुंचा देती थी। विनय को उन सब से मिलकर बहुत अच्छा लगता था। उन्हें पुणे आए 2 महीने हो रहे थे। अभय अक्सर विनय को खाने पर बुला लेते थे। विनय एक शांत और सभ्य व्यक्ति थे। सब उनका दिल से आदर करते थे। एक दिन अभय को पूछते संकोच तो हो रहा था, पर पूछ ही लिया, विनय जी, भाभी जी कब आ रही हैं? अभी तो नहीं। क्यों, आपको अकेले दिक्कत तो होती होगी? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक है, विनय ने गंभीरतापूर्वक कहा। तो अभय ने यह बात यहीं ख़त्म कर दी। कुछ दिन बाद एक दिन विनय नहाने गए तो बाथरूम से निकलते हुए उनका पैर फिसल गया और वे बहुत ज़ोर से फर्श पर गिर पड़े। दर्द की एक तेज लहर उनकी कमर में दौड़ गई।
वे बिना हिले डुले ही पड़े रहे। दर्द काबू से बाहर था। बहुत देर बाद किसी तरह जाकर बेड पर लेटे। विनय रोज तैयार होकर अभय की बिल्डिंग के गेट पर ऑफिस जाने के लिए खड़े होते थे। आज वे नहीं दिखे तो अभय ने उन्हें फ़ोन किया। फ़ोन की घंटी बहुत देर तक बजती रही। अभय को चिंता हुई, फिर फ़ोन मिलाया। बहुत देर बाद विनय ने इतना ही कहा, अभय मैं गिर गया हूँ और उठ नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारे यहाँ मेरे घर की जो दूसरी चाबी रहती है उससे दरवाज़ा खोलकर आ जाओ। अभय ने स्वाति को सब बताकर चाबी ली और विनय के बेडरूम में पहुँच गए। विनय दर्द से बेहाल थे, हिला नहीं जा रहा था। कैसे गिरे सब बताया। अभय ने स्वाति को फ़ोन किया, कुछ नाश्ता लेकर और पेन किलर लेकर जल्दी आओ। स्वाति तुरंत एक सैंडविच, चाय, पेन किलर और एक ट्यूब लेकर पहुंची। विनय के लेटे लेटे ही अभय ने उन्हें नाश्ता करवाया। चाय पीने के लिए वे उठ नहीं पाए। स्वाति को उनकी हालत देखकर बहुत दुख हुआ। ट्यूब अभय को देती हुई बोली, ये भाई साहब को लगा देना, मैं चलती हूँ, बच्चों को निकलना है। अभी चादर डलवा ली थी क्योंकि विनय टॉवल में ही थे जब गिरे थे। विनय के कपड़े पहनने में मदद करके अभय ने उन्हें दवा लगा दी। अभय ने ऑफिस में अपने और विनय की छुट्टी के लिए फ़ोन कर दिया था। अभय विनय के पास ही बैठे थे। विनय ने कहा, तुम ऑफिस चले जाती, आज तो शायद मुझे लेटे ही रहना पड़ेगा। नहीं विनय जी, छुट्टी ले ली है, यही हूँ आपके पास। विनय मन ही मन अभय के प्रति बहुत एहसानमंद थे। कहने लगे, अच्छा ठीक है, घर जाकर आराम ही कर लो, अभी मेरा दर्द कम हो जाएगा, कुछ ज़रूरत होगी तो फ़ोन कर ही लूँगा। विनय के बहुत ज़ोर देने पर अभय घर चले गए। विनय का खाना शाम को ही बनाती थी सुनंदा। नाश्ता और लंच विनय ऑफिस की कैंटीन में करते थे। स्वाति सुनंदा को निर्देश दे रही थी, अब जब तक भाई साहब घर पर हैं, तीनों समय उनका नाश्ता खाना ठीक से बनाना। हाँ दीदी, ध्यान रखूंगी। सुनंदा एक अच्छे स्वभाव की महिला थी। वह ईमानदार और मृदुभाषी थी। विनय के घर जाकर उसने सब काम किया। लंच भी बनाकर उनके पास ही रख गई। दोपहर को अभय फिर आया। विनय ने बताया, दर्द सुबह जितना तो नहीं है लेकिन अब भी है। चलिए शाम को डॉक्टर को दिखा कर आते हैं। ठीक है, लगता है जाना ही पड़ेगा। कार में मुश्किल से बैठ पाए विनय। एक अच्छे हॉस्पिटल के फेमस ऑर्थोपेडिक डॉक्टर मिहिर ने सारी जांच पड़ताल की, बेड रेस्ट बताया और कुछ दवाएं लिख दी। विनय घर आ गए। एक सप्ताह बीत रहा था। विनय ने निवेदिता और बच्चों को अपनी तकलीफ बता दी थी। बच्चे परेशान हो उठे। पापा हम लोग आ रहे हैं, आपको परेशानी हो रही होगी। विनय ने कहा, नहीं बेटा, तुम लोग परेशान मत हो, यहाँ सब बहुत ध्यान रख रहे हैं मेरा। ऑफिस से तो रोज ही कोई ना कोई आता रहता है और अभय तो बहुत ही देखभाल कर रहा है। विनय हैरान रह गए जब निवेदिता ने कहा, मैं तो आपसे बहुत नाराज़ हूँ, आप मेरी बात ही नहीं सुनते, आपको मेरी कोई बात ठीक नहीं लगती। विनय ने आगे बिना कुछ कहे सुने फ़ोन रख दिया। आज विनय का मन बुरी तरह आहत हुआ था। पति के दर्द की कोई चिंता नहीं, बस प्रॉपर्टी, पैसा, हिस्से की बातें। कैसी पत्नी मिली है उन्हें। दूसरे शहर में अकेले रह रहे हैं। उनके सुख दुख की उसे कोई फिक्र नहीं। यहाँ रात दिन पराए लोग उनके दुख में हर पल उनकी साथ है, बिना किसी स्वार्थ के। ज्योति, आकाश उन्हें देखने कई बार आ चुके थे। फ़ोन पर ज्योति ने निवेदिता को समझाया भी, दीदी, जीजा जी की तबीयत ठीक नहीं है। एक हफ्ते बाद भी उनका दर्द ठीक नहीं हुआ। तुम बच्चों के माँ पापा के पास छोड़कर कुछ दिनों के लिए आ जाओ। निवेदिता ने चिढ़कर कहा, जो इंसान मेरी बात नहीं मानता मैं उसकी चिंता क्यों करूं? तुम ही बताओ, क्या मैं गलत कहती हूँ? क्या हमारा हिस्सा नहीं है पापा के घर में? लेकिन जीजा जी ऐसे बातें करने वाले इंसान नहीं है दीदी। अपने परिवार से प्यार करना बुरी बात तो नहीं। ज्योति, तुम छोटी हो, मुझे सलाह देने की ज़रूरत नहीं है, कहकर निवेदिता ने फ़ोन रख दिया। 10-15 दिन बाद भी विनय के दर्द में कमी नहीं आई। अभय फिर उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए। विनय तो लगातार छुट्टी पर ही थे। कुछ और टेस्ट हुए। अब की बार रिपोर्ट्स आई तो सबका दिल दहल गया। विनय को स्पाइन का कैंसर था जो कमर के निचले हिस्से से सिर के पीछे के हिस्से तक फैल चुका था और रीढ़ की हड्डी को 60% नुकसान पहुंचा चुका था। सब एक दूसरे का मुंह देखते रह गए।
स्वभाव से शांत और नरम विनय ने अपनी स्थिति को बहुत ही सहजता से स्वीकार कर लिया। ऑफिस के और लोग भी थे। वे सबसे सामान्य रूप से बातचीत करते रहे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्हें इतना सामान्य देखकर सबके दिलों में उनके लिए इज्जत और भी बढ़ गई। कमर में दर्द तो उन्हें कई बार होता था, लेकिन वे इसे अपने काम का टूरिंग जॉब और बढ़ती उम्र का प्रेशर समझ लेते थे। अब और दवाएं तुरंत शुरू हो गई और कीमोथेरेपी शुरू होने वाली थी। उन्होंने ऑफिस से लंबी छुट्टी ले ली थी। उनके बॉस महेश कपूर भी उनका बहुत साथ दे रहे थे। उन्होंने कह दिया था, बस तुम आराम करो, अपना इलाज करवाओ और अब अपनी फैमिली को बुला लो तो ठीक रहेगा, तुम्हें आराम मिलेगा। बहुत सोच समझकर विनय ने आरुषि को फ़ोन किया। बेटा, अगर हो सके तो 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर पुणे आ जाओ। आरुषि घबरा गई। पापा, आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ, बस तुम लोगों को देखने का मन कर रहा है, तीनों आ जाओ। आरुषि को पापा के स्वर की उदासी कुछ खटकी। उसने निवेदिता से कहा, मम्मी, पापा की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, हम तीनों पुणे चलते हैं। नहीं, मुझे नहीं जाना है। आरुषि हैरानी से बोली, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको पापा की चिंता नहीं हो रही है? जो भी समझो, तुम दोनों को जाना हो तो चले जाओ, मुझे नहीं जाना। आरुषि गुस्से में फिर कुछ नहीं बोली और छुट्टी लेकर अथर्व के साथ पुणे पहुंच गई। विनय की हालत देखकर दोनों बच्चे उनके सीने से लगकर रोने लगे। सुनंदा वही काम कर रही थी। उसे विनय की बीमारी के बारे में पता था। उसकी भी आंखें भर आई। विनय से ना लेटा जा रहा था ना बैठा। वे बस सोफे पर तकिया रखकर अधलेटे से बैठे रहते थे। रात को भी उसी स्थिति में सोते थे। पापा की हालत देखकर दोनों बच्चे बहुत दुखी हुए। विनय ने बच्चों को अपने पास बिठाकर अपनी बीमारी के बारे में बताते हुए कहा, मैं तुम लोगों को दुखी नहीं देख पाऊंगा। इलाज शुरू हो ही चुका है। आजकल तो हर बीमारी का इलाज है। ये कहते हुए विनय हल्के से मुस्कुरा दिए। बच्चों ने हौसला रखते हुए खुद को संभाला। अथर्व ने कहा, हाँ पापा, आप जरूर ठीक हो जाएंगे। अब हम यहीं रहेंगे आपके पास। विनय ने कहा, नहीं, तुम दोनों अपने काम का नुकसान नहीं करोगे। आरुषि ने कहा, पापा, आपका ध्यान रखने से बढ़कर हमारे लिए और कोई काम ज़रूरी नहीं है। आपकी देख रेख इस समय हमारा सबसे पहला काम है। विनय ने कहा, बस माँ, पापा और चाचू को कुछ मत बताना। ठीक है पापा, मैं फिर मम्मी को आने के लिए कहती हूँ। विनय ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, कह दो। विनय के दिल में एक आस थी कि शायद उनकी बीमारी की बात सुनकर निवेदिता अपनी जिद, अहम लालच छोड़कर फौरन चली आएगी। निवेदिता ने सारी बात सुनकर आरुषि से कहा, उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। अगर होती तो इतने दिनों में भी क्या मेरी बात पर ध्यान नहीं देते? अपने परिवार के लिए हमेशा मेरी बात अनसुनी की है। अब उन सबको ही बुलाए, मुझे क्यों बुला रहे हैं? निवेदिता ने क्या कहा होगा, आरुषि का चेहरा देखकर ही विनय जान गए। फिर वे बहुत देर तक कुछ नहीं बोले। आरुषि ने कहा, अथर्व, हम दोनों में से कोई एक यहाँ पापा के पास रहेगा। अभी मैं अपने बॉस को फ़ोन पर सब बताई हूँ। उन्होंने मुझे घर से ही काम करने की परमिशन दे दी है। अभी तो मैं यहाँ रहूँगी, तुम चले जाओ। कॉलेज की छुट्टी होते ही तुम आ जाना, फिर मैं चली जाऊँगी। हम सब मैनेज कर लेंगे। विनय को अपने बच्चों पर बहुत प्यार आया। आरुषि ने फ़ोन पर ज्योति को सब बताया तो वह आकाश के साथ फ़ौरन आ गई। आकर विनय के पास बैठकर रोने लगी। दीदी के व्यवहार पर शर्मिंदा हूँ मैं जीजा जी, हैरान हूँ उनके स्वभाव पर। इस समय भी इतनी ज़िद और गुस्सा। विनय ने शांत स्वर में कहा, मैंने बहुत कोशिश की पर उसकी सोच को बदल नहीं पाया। अगर मैं अपने माँ, पापा, भाई और उसके परिवार को अपने से अलग नहीं देख सकता तो क्या मेरी गलती है ये? मेरा भाई जिसकी नई नई नौकरी है, जो अभी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं है, उस पर मैं घर के बंटवारे का दबाव कैसे डालूं? मैं ये सब नहीं कर सकता। और निवेदिता को मैंने कभी कोई कमी कहाँ होने दी, पर उसका लालच समय के साथ बढ़ता ही चला गया और अब मुझे नहीं पता मैं कितने दिन जीऊँगा। तो क्या मैं अब अपने माँ पापा को दुखी करूँगा हिस्से की बात छेड़कर? ये तो मुझसे कभी नहीं हो पाएगा। विनय का स्वर भर आ गया। वहाँ बैठा हर व्यक्ति दुखी हो गया। विनय की कीमोथेरेपी का पहला दिन था। अभय की कार से ही विनय, ज्योति और आरुषि हॉस्पिटल पहुँचे। अथर्व को आरुषि ने भेज दिया था।
डॉक्टर से बात करके अभय ने कीमो का दिन शनिवार का रखवाया था ताकि वह विनय के साथ रह सके। उन्हें हॉस्पिटल आने जाने में परेशानी ना हो। प्राइवेट रूम बुक कर लिया गया था। नर्स ने विनय के कपड़े बदलवा कर इंजेक्शन देने की तैयारी शुरू कर दी। अपने मन की घबराहट पर काबू पाने के लिए आरुषि ने बाहर पड़ी बेंच पर बैठकर अपना लैपटॉप खोल लिया था। विनय बेड पर लेट चुके थे। नर्स डॉक्टर के आने का इंतज़ार कर रही थी। विनय बिल्कुल चुप थे। अभय बाहर रखी एक दूसरी बेंच पर बैठा तो ज्योति वहीं बैठती हुई बोली, आप लोगों का बड़ा सहारा है जीजा जी को। विनय जी इतने अच्छे इंसान हैं, कोई भी कुछ करना चाहेगा उनके लिए। फिर थोड़ा संकोच करते हुए बोले, ज्योति जी विनय जी से तो नहीं पूछा कभी, पर बार बार अब मन में ये सवाल उठ रहा है कि भाभी जी ये बीमारी सुनकर भी यहाँ। ज्योति ने बात पूरी नहीं होने दी। ठंडी सांस लेती हुई बोली, जीजा जी इस मामले में दुखी ही रहे कि उन्हें मेरी बहन की पत्नी के रूप में मिली। अभय ने हैरान होते हुए पूछा, अच्छा विनय जी जैसे व्यक्ति के साथ किसी को क्या परेशानी हो सकती है? जीजा जी अपने माँ पापा भाई को बहुत प्यार करते हैं। मेरी बहन की नज़र में यह उनकी गलती है। मुझे तो समझ नहीं आता कि क्यों कोई पुरुष शादी के बाद सिर्फ अपनी पत्नी के बारे में ही सोचे। ये क्या बात हुई? मेरी बहन की ज़िद पूरी तरह गलत है। अपनी बहन के व्यवहार पर मुझे शर्म आती है और अपने जीजा जी पर गर्व होता है। अपने माँ पापा को प्यार करना क्या किसी पुरुष की इतनी बड़ी गलती है? उसे ऐसी बीमारी से निपटने के लिए अकेला छोड़ दिया जाए? धीरे धीरे बोलती हुई ज्योति का मुंह गुस्से से लाल हो गया था। उसने किसी तरह अपने को शांत किया। फिर दोनों ने अंदर जाकर विनय पर नज़र डाली। वे चुपचाप आंख बंद किए लेटे हुए थी। चेहरा बहुत उदास था। अभय यही सोच रहे थे कि किसी औरत पर उसकी जिद, लालच, क्रोध इतना हावी हो सकता है कि वो अपने पति की इस स्थिति में भी स्वयं को अपने पति से दूर रख सके। उनके दिल में चुपचाप लेटे हुए विनय के लिए स्नेह और सम्मान की भावनाएं और बढ़ गई थी। विनय का इलाज शुरू हो गया तो अथर्व और आरुषि ने पापा की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। बच्चों ने कई बार निवेदिता को पुणे आने के लिए समझाया, पर उसकी जिद कायम थी कि पहले विनय अपने पापा की प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांगे, जो विनय को किसी भी स्थिति में मंजूर नहीं था। 2 महीने बीत रहे थे। अथर्व ने भाग दौड़कर पुणे में ही एडमिशन ले लिया था, जिससे वह पापा की देखभाल अच्छी तरह कर सके। आरुषि की पोस्टिंग मुंबई में ही हो गई थी। कुछ दिन वह पुणे रहकर काम करती, कुछ दिन मुंबई रहती। उसके ऑफिस में विनय की बीमारी सुनकर सब उसके साथ सहयोग कर रहे थे। विनय को धीरे धीरे आराम आ रहा था। अब वे पहले की तरह चलने फिरने लगे थे। अभय के साथ ऑफिस भी जाना शुरू कर दिया तो जीवन की गाड़ी एक बार फिर ढर्रे पर आ गई। इलाज तो लंबा ही चलने वाला था। पूरी तरह से ठीक होने में टाइम लगने वाला था। विनय अपने माँ पापा भाई विभोर से लगातार संपर्क में रहते थे। वे परेशान ना हो इसलिए विनय ने अपनी बीमारी के बारे में बताया था कि उन्हें कमर दर्द परेशान कर रहा है, इसलिए बच्चे उनके साथ ही रहना चाहते हैं। सब हैरान थे। बच्चे भी विनय के पास चले गए हैं। निवेदिता क्यों अकेली रह रही है? सबने समझाया भी, पर निवेदिता ने किसी की नहीं सुनी। पापा की बीमारी से परेशान बच्चे भी निवेदिता से बहुत नाराज़ थे। एक तरह से अब तीनों ने निवेदिता के बिना जीने की आदत डाल ली थी। अचानक विनय और बच्चों ने निवेदिता से बात करना बहुत कम कर दिया, तो निवेदिता ने सोचा एक बार पुणे की सैर कर ही ली जाए। उसने अपनी फ़्लाइट बुक करवाई और पुणे पहुंच गई। उसने अपने आने की खबर किसी को नहीं दी थी। उनके पास विनय के फ्लैट का पता भी नहीं था। एयरपोर्ट पहुंचकर उसने ज्योति को फ़ोन किया। ज्योति हैरान हुई। अरे दीदी बताया तो होता, बस अचानक प्रोग्राम बना लिया। तेरे जीजाजी और बच्चों को सरप्राइज़ देने का मूड हो आया। चल अब उनका पता बता। ज्योति ने पता बताया। कहा अभी तो घर पर कोई होगा नहीं, चाबी सामने वाले फ्लैट की मिसेस वर्मा से ले लेना। लेकिन वे मुझे जानती नहीं, चाबी देंगी? मैं उन्हें फ़ोन करके बता दूंगी। ठीक है, तू कब आएगी? जल्दी आपसे मिलूंगी। वैसे आप अभी मेरे घर आ जाओ, शाम को चली जाना। नहीं, बाद में ही मिलूंगी तुझसे। अच्छा हुआ दीदी आप आ गई। जीजा जी की तबीयत भी, बस तू रहने दे। अपने ज़िद्दी जीजा जी का पक्ष मत ले। ज़िद वे नहीं आप करती हैं।
अच्छा, मैं सामान लेकर अब बाहर निकल रही हूँ, फिर मिलेंगे। निवेदिता विनय के फ्लैट पर पहुँच गई। ज्योति मिसेस वर्मा को फ़ोन कर चुकी थी। वे एक अच्छी और सुलझी हुई महिला थी। अथर्व व आरुषि से मिलती जुलती रहती थी। विनय की बीमारी की उन्हें जानकारी थी। उन तीनों से सहानुभूति थी। निवेदिता ने उनसे चाबी ली और दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। बैग रखकर पूरे घर पर नज़र डाली। एकदम साफ सुथरा चमकता घर। निवेदिता को हैरानी हुई। वह रसोई घर में गई। खाना तैयार था। करेले की सब्जी, साग, दाल। फ्रिज खोलकर देखा, सलाद भी कटा रखा था। निवेदिता अब हैरान थी। आधे घंटे बाद ही अथर्व आ गया। ज्योति ने उसे फ़ोन पर बता दिया था। अथर्व ने एक बेहद औपचारिक मुस्कान से मम्मी का स्वागत किया। बोला कुछ नहीं। निवेदिता ने ही पूछा, कैसे हो बेटा? ठीक हो मम्मी, आप कैसे आ गईं? बस तुम लोगों को देखने का मन हो आया। अथर्व कुछ नहीं बोला, फ्रेश होने चला गया। निवेदिता को धक्का सा लग गया। ये बेटा है या कोई अजनबी? निवेदिता ने फिर पूछा। आरुषि कहाँ है? मुंबई में, कल आएगी 1 हफ्ते के लिए। तुम्हारे पापा कब तक आएंगे? बस आने ही वाले होंगे। आप चाय पियेंगी? आने दो उन्हें भी। निवेदिता देख रही थी। पहले का मस्त मौला अथर्व अब एक जिम्मेदार बेटा बन गया है। उसने हाथ मुंह धोकर विनय के लिए फल काटे। विनय के खाने पीने का बहुत ध्यान रखा जाता था। विनय आ गए। निवेदिता को देख हैरान हुए। कब आई? थोड़ी देर हुई। निवेदिता ने उन्हें देखती रह गई। कितने कमज़ोर हो गए थे विनय, पर उनके चेहरे पर बहुत शांति और संतोष दिखा निवेदिता को। विनय ने पूछा, कोई परेशानी तो नहीं हुई घर ढूंढने में? नहीं, आराम से मिल गया घर। इतने में अथर्व ने कहा, पापा मौसम कुछ ठंडा सा है, गर्म पानी से हाथ मुंह धोकर फल खा लीजिए। फिर अथर्व उनके लिए फल ले आया। कहने लगा, जब तक आप ये ख़त्म करें मैं चाय चढ़ा देता हूँ। विनय जैसे ही सोफे पर बैठे, अथर्व ने उनकी कमर के पीछे मुलायम सा तकिया लगाया। निवेदिता ने ध्यान किया, शायद विनय को उठने बैठने में कहीं दर्द है। बोली, कैसी तबीयत है? दर्द है क्या? विनय ने सपाट स्वर में जवाब दिया, नहीं सब ठीक है। अथर्व 3 कप चाय और कुछ नमकीन ले आया। तीनों ने चुपचाप चाय पी। अथर्व ने कहा, पापा अब आप थोड़ी देर लेट ले, थकान होगी। हाँ, कहकर विनय बेडरूम में चले गए। अथर्व अपना बैग खोलकर कुछ काम करने लगा। निवेदिता ने खुद को अनचाहा महसूस किया। उसे अपनी स्थिति किसी अनचाहे मेहमान से बदतर लगी। अभी तक वह अपने अहम जिद में आसमान में ही उड़ती आई थी, लेकिन अब यहाँ आकर जैसे वह ज़मीन पर गिर गई। थोड़ी देर में उसने ही पूछा, रात को खाने में क्या करना है? अथर्व ने उसकी ओर बिना देखे ही जवाब दिया, कुछ नहीं मम्मी, सुनंदा काकी आती हैं, सब काम वही कर जाती हैं। क्या बनाया है? बात जारी रखने के लिए निवेदिता ने पूछा। पापा को करेला और साग देना होता है, वो तो रोज़ बनता ही है। दाल भी बनी होगी, बस आपके आने से पहले ही निकली होंगी काकी खाना बनाकर। उसके पास चाबी रहती है? नहीं, सामने वाली आंटी से लेती हैं। विनय के पास बेडरूम में जाने की हिम्मत नहीं पड़ी निवेदिता की। थोड़ी देर आराम कर विनय ड्राइंग रूम में आ गए। इतने में धोबी आ गया। अथर्व ने गिनकर कपड़े धोबी को दिए। निवेदिता तो हर बात पर हैरान होती रही। अब तक वह सोफे पर ही अधलेटी थी। टेबल पर डिनर लगाने के लिए जब वह अथर्व के पीछे रसोई घर में जाने लगी तो विनय ने ठंडे स्वर में कहा, रहने दो निवेदिता, सब हो जाएगा। विनय का स्वर इतना भावहीन था कि निवेदिता फिर वापस बैठ गई। खाना लगाते हुए अथर्व ने कहा, काकी हम दोनों का ही खाना बनाकर रख गई हैं मम्मी, बस आप अपने लिए रोटी बना ले। हाँ ठीक है, कहकर निवेदिता रसोई घर में चली गई और अपने लिए 2 रोटी बना लाई। वह अथर्व को बहुत प्रेम से पापा को खाना परोसते हुए देखती रही। दोनों ऑफिस की, कॉलेज की बातें करते रहे। निवेदिता ने ध्यान किया, जब भी विनय से उसकी नज़रें मिली, उन नज़रों में पति पत्नी के रिश्ते की कोई मिठास नहीं थी, एकदम तटस्थ, भावहीन थी विनय की नज़रें उसके लिए। खाना ख़त्म होते ही अथर्व ने सब समेट लिया। फिर कहने लगा, मम्मी आप आराम करो, मैं पापा को थोड़ा टहला कर लाता हूँ। अथर्व विनय के साथ बाहर चला गया। निवेदिता ने अपने कपड़े बदले, गाउन पहना, अपना बैग विनय के बेडरूम में ले जाकर रखा। बेड पर लेटकर कमर सीधी करने लगी। उसे यही लगता रहा था जैसे वह किन्हीं अजनबियों के साथ है। इतनी देर से दोनों टहल कर आए। अथर्व बाथरूम में था। विनय ने कहा,
निवेदिता, तुम दूसरे रूम में सो जाना। रात को मुझे कोई ज़रूरत ना पड़ जाए ये सोचकर अथर्व मेरे साथ ही सोता है। निवेदिता अपमानित सी खड़ी रह गई, कुछ कह नहीं पाई। फिर अथर्व दूध गर्म करके लाया, विनय को दूध और दवाइयाँ दी। निवेदिता दूसरे कमरे में करवट बदलती रही। कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे, ये क्या हो गया। अगले दिन सुबह उसने देखा अथर्व ने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले और सब्जी लेने चला गया। सुनंदा आई तो उसने घर के काम निपटाने शुरू कर दिए। सुनंदा निवेदिता से मिली तो उसके मुंह से निकला, अरे मेम साहब आप आ गई, अच्छा किया। साहब बहुत बीमार रहे, आपके बच्चे तो बहुत ही अच्छे हैं। निवेदिता ने फीकी सी मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिला दिया। विनय ऑफिस के लिए तैयार हो गए तो अथर्व ने उन्हें नाश्ता और दवाएं दी। उनका टिफ़िन पैक करके उनके हाथ में पकड़ाया। विनय निवेदिता से बिना कुछ कहे ऑफिस चले गए। सुनंदा ने सबका खाना बना दिया था। वह सब काम कितनी अच्छी तरह करके जाती है, यह निवेदिता देख ही चुकी थी। उसके हाथ में भी स्वाद था, यह भी वह रात को देख चुकी थी। थोड़ी देर में अथर्व ने कहा, मम्मी मैं कॉलेज जा रहा हूँ, आरुषि शाम तक आ जाएगी। दिन भर निवेदिता घर में इधर से उधर घूमती रही, बेचैन, अनचाही, अपमानित सी। दोपहर में उसने थोड़ा सा खाना खाया। शाम को सबसे पहले आरुषि आई। अथर्व ने उसे बता ही दिया था, मम्मी आई है। आरुषि ने देखते ही पूछा, मम्मी आप कैसे आ गई? तुम लोगों को देखे काफ़ी दिन हो गए थे। अब आ ही गई हैं तो इस बात का ध्यान रखना मम्मी, पापा को आपकी किसी बात से तकलीफ़ ना हो। हम तीनों बहुत दिनों बाद अब संभले हैं। पापा की तबीयत से बढ़कर हमारे लिए इस समय और कुछ भी नहीं है। रात को सब इकट्ठा हुए, तीनों हंसी खुशी बातें कर रहे थे। विनय की हर बात का बच्चे ध्यान दे रहे थे और विनय बच्चों पर अपना भरपूर स्नेह लुटा रहे थे। घर की सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी। कहाँ तो निवेदिता ने सोचा था कि उसके बिना तीनों की हालत खराब होगी। उसे देखते ही तीनों उसके आगे झुकते चले जाएंगे कि आओ अब संभालो घर। पर यहाँ तो किसी को उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, ना विनय को ना बच्चों को। वे तीनों किसी बात पर हंस रहे थे और निवेदिता सोफे पर एक कोने में बैठी दिल ही दिल में तड़प रही थी। ये क्या हो गया? बंटवारे की जिद, अपना क्रोध, लालच, अहंकार सब धराशायी होते देख रहे थे उसे। अब क्या करे वह? क्या वापस चली जाए? पर विनय और बच्चों के बिना वह अकेली कितने दिन रह सकती है? या यहाँ रहकर विनय और बच्चों के दिल में जगह बनाने की कोशिश करनी चाहिए? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह अपना सिर पकड़े तीनों को हंसते मुस्कुराते देखती रही। अब धीरे धीरे उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो रहा था। उसने अब यह प्रण कर लिया था कि वह अपने पति और बच्चों का दिल जीत के रहेगी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ही ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।